नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी को स्वागत करते हैं एक और नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप भी अगर बेल्ट्रॉन में जॉब करने के इच्छुक है, चाहे आप प्रोग्रामर बनने के लिए इच्छुक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, या फिर आईटी बॉय, आईटी गर्ल, या फिर आप स्टेनोग्राफर, कोई भी पद हो, अगर आप एज ए बेल्ट्रॉन में जॉब करना चाह रहे हैं तो बेल्ट्रॉन को आज हम जानेंगे कि आखिर बेल्ट्रॉन होता क्या है। साथ ही तो दोस्तों अगर आप बेल्ट्रॉन में जॉब करते हैं तो बेल्ट्रॉन का आप कर्मी कहलाते हैं या फिर सरकारी कर्मी कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं, जानेंगे। साथ ही इनका जो टर्म कंडीशन है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रखा जाता है, तो उसका क्या टर्म कंडीशन है। इसके साथ ही अगर आप काम जिस ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे आपका जो है वो सेवा वापस कर दिया जाता है, किसी कारणवश आपका सेवा जो है वो असंतोषजनक पाया जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो आपको बेल्ट्रॉन को सेवा वापस कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में आपका जो है वो क्या होगा, आपका जॉब चला जाएगा या फिर से ज्वाइनिंग होता है, उसका क्या प्रोसेस है। साथ ही जब आप बेल्ट्रॉन में काम करते हैं तो इसका जो है वो अवकाश क्या रहता है, आपका सैलरी कितना मिलने वाला है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में जो है वो हम जानेंगे बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग लेटर को, कि जब बेल्ट्रॉन में आप काम करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो ज्वाइनिंग लेटर में इसका कुछ सेवा शर्त दिया गया है। तो उस सेवा शर्त को जो है वो कुछ पॉइंट है उसको जानेंगे। उसमें जो है वो आपका सारा जो डीओ से रिलेटेड है या फिर प्रोग्रामर हो, तो बेसिकली हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास, तो उसका सेवा शर्त जो है वो जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कितना इसका कटौती किया जाता है सैलरी, और कितना जो है वो इन हैंड मिलता है। तो पूरा जानकारी जो है वो आपको मिलने वाला है। इन शर्तों पर देगा बेल्ट्रॉन आपका ज्वाइनिंग लेटर, अगर आप जो बेल्ट्रॉन 2024 में अगर फॉर्म भरे हैं, और आशा करते हैं कि आप अगर डीओ बन जाते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उस ज्वाइनिंग लेटर में जो है वो कुछ सेवा शर्त दिया जाता है, तो उसी को हम आज जानेंगे। तो देख लो कि माय ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, हम अदर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अगर आप बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे 2024 में जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें अगर आप बनते हैं तो आपको भी जो है वो कुछ इस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसमें कुछ टर्म कंडीशन है, तो उसी को आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड में जो बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ था सांख्यिकी कार्यालय रोहतास में, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है। उसी के आधार पे हम पूरा जो है वो इस ज्वाइनिंग लेटर को समझेंगे कि आपका अगर एज ए डीओ या फिर बेल्ट्रॉन में काम करते हैं तो आप जो है वो किस प्रकार से आपका सेवा शर्त जो है वो टर्म कंडीशन के साथ काम करना पड़ता है, और अगर आप असंतोषजनक आपका सेवा रहता है तो क्या चीज़ उसका वापस होता है, फिर ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, आपका सैलरी कितना मिलने वाला है, आपको अवकाश कितना मिलेगा। तो इन तमाम बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जो है वो दोस्तों बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, निश्चित ही मिलने वाली है। तो बिना देरी किए जो है वो हम आज इस ज्वाइनिंग लेटर को, बेल्ट्रॉन के जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसको समझेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी बेल्ट्रॉन का जो ये है ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है। इसका पत्रांक देख सकते हैं और दिनांक 26/12/2023 का जो है वो ये लेटर है। सेवा में आप देख सकते हैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय रोहतास को जो है वो लिखा गया था, और इसमें बताया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत प्राथमिक दर पर। तो दोस्तों यहाँ पर ही जो है वो आपको समझने वाली बात है कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, तो दोस्तों ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि बेल्ट्रॉन जो है वो बिहार सरकार का एक उपक्रम है। वो केवल आपको एग्ज़ाम लेती है, वैकेंसी निकलती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे, प्रोग्रामर हो या फिर आईटी बॉय, आईटी गर्ल, स्टेनोग्राफर।
तो इन तमाम पदों पर जो है वो वैकेंसियाँ निकालती है, फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और फिर वो पैनल बना करके अपने पास जो है वो सुरक्षित बच्चे का जो है वो लिस्ट रखते हैं। फिर अदर जहाँ-जहाँ बिहार के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग-अलग डिपार्टमेंट में जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो है वो उपलब्ध जो है वो बेल्ट्रॉन करवाती है। तो डायरेक्ट जो है वो बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग लेटर नहीं देता है, वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो है वो नियत प्राथमिक दर पर, यानी एक निश्चित जो है वो मानदेय फिक्स किए हुआ है कि आप बेल्ट्रॉन के माध्यम से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इतना मानदेय दिया जाएगा। तो वही चीज़ जो है वो नियत प्राथमिक दर पे जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराने के संबंध में जो है वो ये लेटर विषय में दिया गया है। तो आई होप कि ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो तो वर्तमान में बेल्ट्रॉन जो है वो उर्मिला से कंडक्ट किए हुए हैं और ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको उर्मिला यानी उर्मिला इंटरनेशनल जो है वो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो वर्तमान में जो है वो बेल्ट्रॉन उर्मिला से टाइप किए हुआ है और वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट सर्विस लिमिटेड जो है वो वही जो है वो आपका ज्वाइनिंग देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में जो है वो सहमुख रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक दिनांक था, उसके आलोक में जो है वो रोहतास जिला को जो प्रखंड है उसमें 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नियत प्राथमिक दर पर जो है वो कार्य करने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी प्रतिनियुक्ति आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो है वो शर्तों के आलोक में किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों साफ तौर पे लिखा गया है कि शर्तों के आलोक में, यानी कुछ टर्म और कंडीशन के साथ जो है वो प्रतिनियुक्ति किया जाता है। नीचे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे आप देखें कि शर्तों के आलोक में किया जाता है, यानी कुछ टर्म कंडीशन के साथ जो है वो ये ज्वाइनिंग देती है। यहाँ पे 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो ज्वाइनिंग दिया था, उसका एम्प्लॉय आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे प्रतिनियुक्त प्रखंड का नाम अकोली कोड़ा डेहरी नोडिया तेवती जजौली जो भी है वो आपको 5 को ज्वाइनिंग दिया था। अब यहाँ पे सेवा शर्तें जो है वो इसका ज्वाइनिंग का जो सेवा शर्त है दोस्तों यहाँ पे समझिए कि क्या है। 1 नंबर पॉइंट इस तरह से 10-12 पॉइंट जो है वो आपको दिया गया है समझने के लिए और इसी के आलोक में जो है वो आपको काम करना है। कोई भी असंतोषजनक आपका सेवा पाया जाता है तो उसी वक्त चाहे तो वो ऑफिस जो है वो आपको निकाल करके और फिर बेल्ट्रॉन को वापस कर सकता है। तो बेल्ट्रॉन जो है वो फिर से ज्वाइनिंग देती है या नहीं देती है इसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले 1 नंबर जो है वो सेवा जो है वो शर्त उसको समझते हैं। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो आप जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से ज्वाइनिंग ले रहा है तो बेल्ट्रॉन ये स्पष्ट करता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के, यहाँ पे देखिए, बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी हैं। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि हम बेल्ट्रॉन के कर्मी भी नहीं बना रहे हैं और ये सरकारी कर्मी भी नहीं है। इस प्रकार इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है, यानी जो उर्मिला है जो ज्वाइनिंग दे रहा है इसका संबंध सिर्फ उर्मिला से है, इस तरह से बताया जा रहा है। और इसकी ईपीएफ ईएसआई आदि वैधानिक कटौती जो है वो सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। तो यहाँ पे बेल्ट्रॉन जो है वो दोस्तों क्या करती है, तो दोस्तों यहाँ पे बेल्ट्रॉन क्या करती है कि सिर्फ वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके पैनल बना के और वो अपने पास सिर्फ पैनल को रखती है और यहाँ पे सारा जिम्मेवारी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के माथे पे थोप दिया जाता है कि ये मेरा बेल्ट्रॉन का भी कर्मी नहीं है, नहीं ये सरकारी कर्मी है, सिर्फ इसका चयनित जो है वो संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से यानी उर्मिला से है और इसका जो भी ईपीएफ ईएसआई कटेगा, जो भी वैधानिक कटौती है वो प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, यानी जो इसका कटेगा वो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का होगा जमा करवाना। तो इस प्रकार से इसका जो है वो फर्स्ट सेवा शर्त जो है वो बताया गया है कि नहीं ये बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं
और न ही सरकारी कर्मी हैं। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का से संबंध रखता है। दोस्तों 2 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उक्त कर्मियों की आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुसरण की जिम्मेवारी अधियासी कार्यालय की होगी। यानी जब आप जॉब करते हैं जिस डिपार्टमेंट में, जिस कार्यालय में, तो आपका जो आचरण कैसा है, कैरेक्टर और कर्तव्य निष्ठा, आप अपने काम के प्रति कितना लगाव है, अनुसरण की जिम्मेवारी जो है वो उस कार्यालय का होगा, इस प्रकार से बताया गया है। किसी भी प्रकार के दुराचरण, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीनता, अक्षमता, यानी आप काम करने में सक्षम नहीं है, आपको जिस डिपार्टमेंट में भेजा गया है और वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका काम करने में सक्षम नहीं है, फिर भी जो है वो आपको, वो चाहे तो उसी समय आपको निकाल सकता है, वापस कर सकता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अक्षमता आदि की स्थिति में इन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है वो 2 नंबर में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं तो वहाँ का कार्यालय का जिम्मेवारी है कि आपका आचरण कैसा है ना, कर्तव्य निष्ठा और अनुसरण जो है वो आप किस प्रकार से वहाँ का डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप कोई दुराचार में, कर्तव्यहीनता में या फिर काम करने में है ना अक्षमता है, सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में जो है वो आपको किसी भी समय कार्य मुक्त कर दिया जा सकता है। तो ये पहले से ही लिख करके भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कार्य मुक्त किया जाता है तो डायरेक्ट जो है वो आप बेल्ट्रॉन के फिर से पैनल में जो है वो नीचे शामिल हो जाते हैं और बेल्ट्रॉन चाहेगा कि फिर से जो है वो इसका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाया जाए तो फिर से आपको करवाया जाता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके बाद तीसरा जो है वो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट में वही चीज़ बताया गया है कि अगर आपको कार्यमुक्त कर दिया जाता है तो बेल्ट्रॉन उस स्थिति में क्या करती है। तो यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उस है ना उक्त कर्मियों की सेवा भी उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर बेल्ट्रॉन जो है वो अन्य सर्विस प्रोवाइडर से उक्त प्रकार के कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। यानी जब आपका सर्विस जो है वो समाप्त कर दिया जाता है सेवा, तो उस स्थिति में जो है वो आपका जो है वो सेवा भी उसी समय खत्म हो जाएगा और फिर बेल्ट्रॉन जो है वो अन्य सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से प्रयास करेगा कि फिर से जो है वो काम यानी जॉब जो है वो देने का, उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। फिर 4 नंबर में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा शुल्क की राशि अधियासी विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यालय व्यक्ति को भुगतान देय होगा। यानी यहाँ पे जो है वो बताया गया है दोस्तों 4 नंबर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा शुल्क, यानी जो आप काम करते हैं तो आपका सैलरी जो है वो यानी मानदेय की राशि अधियासी विभाग से, यानी जिस आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो पहले डिपार्टमेंट जो है वो बेल्ट्रॉन को देगा, फिर बेल्ट्रॉन जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को देगी, फिर जो है वो आपको अकाउंट में सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेवारी होगी कि वो आपको भेजेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है, फिर आपके अकाउंट में जो है वो आता है। ये नहीं कि आपको विभाग डायरेक्ट जो है वो आपके अकाउंट में सैलरी क्रिएट करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपका कुछ प्रोसेस है, उसके अनुसार जो है वो आपको मानदेय यानी सैलरी जो है वो मिलने वाला है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे जो है वो आपको मिलेगा। इस प्रकार से इसका कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यालय है ना कार्यरत व्यक्ति को भुगते होगा। दोस्तों ये सच्चाई है कि जो भी काम कर रहे हैं पता चलता है कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना पे जो है वो पेमेंट मिलता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस जो है ये जो है ना वो लेंदी कर दिया गया है इस तरह से। साथ ही अधियासी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की आदि का ससमय मासिक जो है वो भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती यथा ईपीएफ, ईएसआई जो है वो है ना दे विलम्ब शुल्क से बचा जा सके। यानी बताया जा रहा है कि जो भी डिपार्टमेंट में आपको प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो वो उस डिपार्टमेंट का दायित्व रहेगा कि महीने महीने जो है वो सैलरी भेजे, ताकि जो भी कटौती होता है ईपीएफ, ईएसआई में जो है ना, तो उसका जो है वो विलम्ब शुल्क नहीं लगे। अगर महीने महीने डिपार्टमेंट दे दे तो उसको जो है वो भरा जा सके। इस तरह से कर्मियों का नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान है ना मिलता रहे। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे कहा जा रहा है,
तो दोस्तों इसके बाद 5 नंबर में आप देख सकते हैं, यदि भुगतान में विलंब के कारण ईपीएफ, ईएसआई आदि के कटौती, दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो आप है ना अध्यादेश विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। यानी जो भी अगर भुगतान जो है वो ईपीएफ, ईएसआई जो कटता है, आप काम कीजिएगा तो आपको कटेगा। तो अगर डिपार्टमेंट लेट करता है तो लेट जो फाइन लगेगा वो उस है ना विभाग को ही जो है वो देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये बताया गया है। 6 नंबर में आप देख सकते हैं सैलरी से रिलेटेड है कि कितना मिलेगा, तो उसको भी जान लीजिए। उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर जो है वो डीओ विभाग कार्यालय द्वारा दे राशि जीएसटी दिनांक 1/7/17 के प्रभाव से जो है वो एसजीएसटी 1927, सीजीएसटी 1927 यथा कुल जीएसटी 3846 सहित विपद के कुल राशि प्रतिमाह 25,209 जो है वो डिपार्टमेंट देगा, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कीजिएगा। फिर ये दो तरह के जीएसटी 3846 कटने के बाद जो है वो होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती यथा ईपीएफ, ईएसआई सेवा शुल्क की राशि 7965 यानी 7,965 जो है वो रुपये की कटौती के उपरांत शेष राशि जो बचेगा 17,244 मात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो भुगते होगा। सरकार द्वारा प्राथमिक दर बढ़ाने घटाने पर जो है वो तत्समय संशोधित समझा जाएगा। तो इस तरह से आपका डीओ का जो सैलरी है वो मात्र 17,244 जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों की प्रत्येक वर्ष प्राथमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% जो बेसिक आपका मानदेय रहेगा, सैलरी रहेगा, उसमें 10% का जो है वो प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट दिया जाता है, वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मियों द्वारा एक वर्ष संविदा में नियंत्रित है ना नियोजन अवधि सरकार में उसके प्रथम योगदान की तिथि माना जाएगा। इसके बाद ही उपरांत ही स्वीकृति होगी। प्राथमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी के पहली तारीख से ही काउंट किया जाता है। इस तरह से नेक्स्ट हम अगला 8 नंबर पॉइंट देखेंगे। दोस्तों 8 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं राशि विभाग द्वारा संविदा कर्मी का प्रत्येक माह अपने बिलिंग साइकिल के अनुसार ईआरपी पत्ती में है ना आपको एब्सेंटी की विवरणी अपलोड करेंगे, जिसके आधार पे ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट करेगा। फिर जनरेटेड इनवॉइस के आधार पे जो है वो आपको आदिवासी विभाग द्वारा ईआरपी पत्ती में यूटीआर सबमिट किया जाएगा। फिर जो है वो आपको सैलरी दिया जाता है। 9 नंबर में यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि आदिवासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत है ना तथात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होता है तो सेवा काल स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा। और फिर यह है ना व्यवस्था 60 वर्ष के लिए आयु तक जो है वो लागू रहेगा। यानी ये जो फर्स्ट बार में जो ज्वाइनिंग है वो आपको 1 साल के लिए दिया जाता है। फिर आपका डिसिप्लिन और आपका काम करने का अगर तरीका अच्छा है तो फिर जो है वो ये 60 साल के लिए जो है वो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में देख सकते हैं वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि वैधानिक कटौती उपरांत जो है वो उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में आदिवासी विभाग कार्यालय द्वारा ही तदनुसार वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट 11 नंबर में आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह के अंदर जो है वो वांछित क्षमता के डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। यानी आपका जो है वो असंतोषजनक होने की स्थिति में फिर से जो है वो आपको बेल्ट्रॉन को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर में आप देख सकते हैं कुछ अवकाश से संबंधित है। मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी स्थिति सही महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीना में कम से कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी है। महिला संविदा कर्मियों को अनुमानित प्रसव है ना से 8 सप्ताह पूर्व जो है वो प्रसव के 18 सप्ताह बाद कुल 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश अनुमान होगी। फिर आकस्मिक अवकाश 6 दिन का दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की संविदा नियुक्ति के लिए 1 वर्ष में 15 तथा 5 जो है वो दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालय में संविदा कर्मियों की संविदा नियोजित की 1 वर्ष में 12 दिनों का जो है वो आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस तरह से जो भी बिहार सरकार का है उसी के अनुरूप जो है वो दिया जाता है। सभी रविवार एवं राजकीय अवकाश देय होगा। 1 वर्ष में कुल 3 प्रतिबंधित ऐच्छिक अवकाश भी जो है वो आप ले सकेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऐसे प्रतिनियुक्ति 13 नंबर में देख सकते हैं ऐसे प्रतिनियुक्ति संविदा कर्मियों की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा और सरकारी सेवकों के अनुमान में कोई भी अन्य सुविधा दे नहीं होगा। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई भी दावा नहीं मान्य होगा। समकक्ष पदों के वेतन मानों के तुलनात्मक विसंगति उत्पन्न होने अथवा अन्य अप्रत्याशित स्थिति में प्राथमिक का पुनर्निरीक्षण जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो 14 नंबर में यह प्रतिनियुक्ति
ऑफलाइन माध्यम से की गई है तो अधिशासी विभाग संविदा कर्मी के योगदान को पत्र के माध्यम से अविलंब निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से ये जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर के जो टर्म कंडीशन है वो आपको हमने दिखाया। इस तरह से ये इसका प्रतिलिपि है और प्रभारी मानव संसाधन बेल्ट्रॉन के जो है वो उनके द्वारा ये निकाला जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बेल्ट्रॉन के जो ज्वाइनिंग मिलता है, चाहे वो कोई भी पद हो, डीओ हो, प्रोग्रामर हो, आईटी बॉय हो, आईटी गर्ल हो, स्टेनोग्राफर हो, तो उनका जो ज्वाइनिंग मिलता है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, तो उनका जो है वो टर्म कंडीशन क्या रहता है उसी को हमने 1 से 14 पॉइंट तक दिए हुआ था डीओ का, उसको हमने समझा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी दिक्कत हो समझने में या फिर कोई भी डाउट्स हो, क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं विजय आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।